अच्छी और सच्ची खबरों में सबसे पहले बात एयरफोर्स की। देश के पहले इंडियन एयरफोर्स हेरिटेज सेंटर का चंडीगढ़ में आज उद्घाटन हो गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने चंडीगढ़ के सेक्टर 18 में मौजूद सरकारी प्रेस भवन में बने इस हेरिटेज सेंटर का उद्घाटन किया, जहां आपको भारतीय वायुसेना की उपलब्धियों के साथ साथ इंडियन एयरफोर्स ने कैसे तरक्की की, उन तमाम चीजों को बहुत ही साधारण तकनीक और टेक्नोलॉजी के सहारे यहां पर दिखाया जाएगा। और इस म्यूजियम की खास बात यह है कि यहां आने वाले आम लोग कॉकपिट एक्सपोजर और उड़ान सिमुलेटर का भी अनोखा अनुभव कर पाएंगे। यहां फाइटर प्लेन भी हैं, यहां हेलीकॉप्टर्स भी हैं और यहां मिसाइलें भी हैं। ये कोई डिफेंस एक्सपो नहीं है, बल्कि ये देश का पहला इंडियन एयरफोर्स हेरिटेज सेंटर है, जो कि चंडीगढ़ के सेक्टर 18 में मौजूद है। और आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भारतीय वायुसेना के इस पहले हेरिटेज म्यूजियम का उद्घाटन धूमधाम के साथ किया। जिसका आने वाले समय में इस मौके पर वायुसेना प्रमुख वी.आर. चौधरी और चंडीगढ़ से सांसद किरण खेर भी मौजूद रहीं। बधाई खूबसूरत शहर को एक और उपलब्धि के लिए। हम आशा करते हैं कि भारतीय वायुसेना हेरिटेज सेंटर शहर के नागरिकों व पर्यटकों के लिए जानकारी से भरपूर आकर्षक पर्यटन स्थल के रूप में ख्याति अर्जित करेगा। इस मौके पर वायुसेना के बैंड ने देशभक्ति से भरी धुनें बजाकर उद्घाटन कार्यक्रम में समा बांध दिया। सत्रह 17,000 वर्ग फुट क्षेत्र में फैले इस म्यूजियम में वायुसेना के गौरवशाली इतिहास और उसकी उपलब्धियों को शानदार और हाईटेक तरीके से पेश किया गया है। 1947 से लेकर बालाकोट एयर स्ट्राइक तक में अहम भूमिका निभाने वाले विमानों और हथियारों को यहां प्रदर्शित किया गया है, ताकि इस म्यूजियम में आने वाले लोग एयरफोर्स की उपलब्धियों को करीब से जान पाएं और खासकर आज की युवा पीढ़ी। इसका अपना एक बहुत बड़ा इतिहास है, किस तरह से भारतीय वायुसेना ने देश की रक्षा की और अपना एक इतिहास कायम किया। इसी हेरिटेज सेंटर के बिल्कुल दाहिनी ओर अगर आप देखें तो एक MiG-21 जो लड़ाकू विमान है उसे प्रदर्शित किया गया है। इस लड़ाकू विमान का भारत की रक्षा में बहुत बड़ा योगदान है, चाहे वो 1965 का भारत पाक युद्ध हो या 1971 का भारत पाक युद्ध हो। इस लड़ाकू विमान ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। सिंगल सीटर ये विमान है और ये 2070 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से उड़ान भर सकता है। इसी तरह से कई लड़ाकू विमान इस हेरिटेज सेंटर में प्रदर्शित किए गए हैं और इसके अलावा युद्ध से जुड़ी हुई कई सामग्रियां इस हेरिटेज सेंटर में स्थापित की गई है, ताकि भारतीय युवा, भारतीय नागरिक यहां पर आए, न केवल भारतीय वायुसेना के पराक्रम और उसके इतिहास को जाने, बल्कि युवाओं को भारतीय वायुसेना में भर्ती होने के लिए भी प्रेरित करें। उद्घाटन के बाद खुद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने म्यूजियम को देखा। इस दौरान एयरफोर्स के अधिकारियों ने उन्हें म्यूजियम की खासियत से रूबरू भी करवाया। भारतीय वायुसेना अपनी आवश्यकताओं के अनुसार अनुसंधानित एवं निर्मित उपकरणों को अपने बेड़े में शामिल कर रही है। इतना ही नहीं, इस मौके पर वायुसेना प्रमुख वी.आर. चौधरी ने भी एयरफोर्स हेरिटेज सेंटर के शुरू होने पर खुशी जाहिर की। It's a proud moment for us, and I must really profusely thank the UT of Chandigarh for deciding to hand this over to the Indian Air Force. So this old heritage building has been converted into the Indian Air Force Heritage Center, and I'm sure it will draw a lot of young youth to join the Air Force once they visit this. इस हेरिटेज सेंटर में लोगों को घूमने के लिए 3 स्लॉट रखे गए हैं। तीनों स्लॉट्स का समय सुबह 10 बजे, दोपहर 12 बजे और दोपहर 3 बजे होगा। हर स्लॉट में 25 लोगों को एंट्री दी जाएगी। इस हिसाब से
इस एयरफोर्स हेरिटेज सेंटर में एक दिन में 75 लोग ही घूम पाएंगे। यहाँ पर आने के लिए पर्यटन विभाग की वेबसाइट पर मौजूद एप्लीकेशन का इस्तेमाल करके आप टिकट बुक करवा सकते हैं और ये सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक खुला रहेगा। इस दौरान इसके परिसर में घूमने के लिए 50 रुपए का टिकट कटवाना होगा और अगर लोग सिमुलेटर पर फाइटर प्लेन उड़ाने का अनुभव लेना चाहते हैं तो उन्हें 295 रुपए फीस चुकानी होगी। हालांकि 18 साल से कम आयु वालों को यहाँ पर एंट्री फ्री में दी गई है। हमको बहुत अच्छा लगा। मेरे बेटे को बहुत शौक है एयरक्राफ्ट का। जब हमने सुना कि यहाँ पे ऐसा म्यूजियम है तो वी वर वेरी एक्साइटेड एंड हम लोग जब यहाँ पे आए तो देख के लाइक वी वर अमेज्ड। इतना हमको पता लगता है कि हमारी इंडियन एयरफोर्स कितनी एडवांस हो चुकी है और क्या वेपन्स यूज करते हैं, क्या एडवांस टेक्नोलॉजी के एयरक्राफ्ट यूज करते हैं। बहुत अच्छा डिस्प्ले है और जो फ्लाइट सिमुलेटर है वो तो अमेजिंग है। काफी अच्छा सा है, बहुत ही एजुकेटिव है बच्चों के लिए, खास करके इट्स अ मस्ट सी एंड दे शुड नो कि हमारी इंडियन एयरफोर्स कितनी एडवांस है एंड कितनी पावरफुल है। मॉडल्स उन्होंने लगाए हैं वो इतने बढ़िया लगे हुए हैं, शानदार, कि यहाँ पे मैं अर्ज करूंगा कि हर बच्चा यहाँ पे आए और देखे, माँ बाप उनके, और देशभक्ति की भावना अंदर यहाँ आते ही देख के लोगों के अंदर कूद कूद के भर जाएगी। और भारत माता की जय। बीते कुछ सालों में इंडियन एयरफोर्स को किस तरह मॉडर्नाइज किया गया है, इसकी झलक भी लोगों को यहाँ देखने को मिल रही है और वो जान पाएंगे कि कैसे हमारे वायुवीर देश की सरहदों की रखवाली करते हैं। चंडीगढ़ से मंजीत सहगल और ललित शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और इस रिपोर्ट को देखने के बाद अब आपको लिए चलते हैं एयरफोर्स हेरिटेज सेंटर के अंदर और दिखाते हैं कि इस सेंटर के अंदर कैसे वायुसेना के शौर्य और पराक्रम को बयां किया गया है। इस वक्त हम इंडियन एयरफोर्स म्यूजियम के अंदर है और सबसे पहले आपको दिखाते चलें, ये जो वॉल है हिस्ट्री ऑफ इंडियन एयरफोर्स है, प्री इंडिपेंडेंस और पोस्ट इंडिपेंडेंस, और तमाम तरह की फोटोग्राफ्स यहाँ पर डिस्प्ले की गई है। उन तमाम तरह के जो एयरफोर्स के जहाज है पहले कैसे थे और अब कैसे, इन तमाम तरह की चीजों को यहाँ पर डिस्प्ले किया गया है। वहीं पर अगर मैं दूसरी तरफ आपको दिखाता चलूं तो यहाँ पर जितने भी गैलेंट्री अवार्ड्स है उन तमाम ऑफिसर्स के नाम को यहाँ पर डिस्प्ले किया गया है। आप देख सकते हैं कि जिन्हें शौर्य चक्र मिला है उनके नामों को यहाँ पर डिस्प्ले किया गया है। वहीं पर वीर चक्र, कीर्ति चक्र, तमाम तरह के जो चक्र है, महावीर चक्र या फिर परमवीर चक्र, तमाम तरह के जो चक्र, जिन अवार्ड्स है, जिन ऑफिसर्स को मिले हैं, इस वॉल पर उन्हें डिस्प्ले किया गया है। ये वो फेमस अटैक है जो अक्सर सुनने में आता है कि 1971 की वार में जब इंडियन एयरफोर्स के आप देखते हैं कि एयरक्राफ्ट अटैक कर रहे हैं, तब ये मीटिंग दोपहर के टाइम मीटिंग होने वाली थी। इस मीटिंग में उनके गवर्नर ने डिस्कशन करना था। मीटिंग से कुछ मिनट पहले इंडियन एयरफोर्स के एयरक्राफ्ट ने वहां पर अटैक किया। ये हमारे 2 एयरक्राफ्ट दिखाए जा रहे हैं। ये कमेटी मीटिंग का हॉल था। इसके ऊपर जैसे ही उन्होंने बम्बारमेंट की, ये पूरे का पूरा गवर्नर हाउस, जिसको गवर्नमेंट हाउस भी बोलते हैं, ये पूरे का पूरा डिस्ट्रॉय कर दिया गया। इसके विद इन 30 मिनट के अंदर ही सरेंडर कर दिया गया था वहां की गवर्नमेंट ने कि दे आर सरेंडरिंग टू द फोर्सेज ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, ये बालाकोट एयर स्ट्राइक है 2019 में जो हुई थी। तो आप देख सकते हैं पूरी तरह से डिस्प्ले पे किस तरह से इंडियन एयरफोर्स ने अपनी बहादुरी दिखाते हुए कैसे एयर स्ट्राइक किया था, आप देख सकते हैं। तो ये बहुत ही सुंदर जो डिस्प्ले है वो यहाँ पर किया गया है। सर, अगर हम बालाकोट एयर स्ट्राइक की बात करें तो मुझे लगता है ये पहला म्यूजियम होगा जहाँ पर इस तरह से चीजों को डिस्प्ले पे रखा गया है। ये बिल्कुल सच्चाई है कि ये पहली बार हमारी इंडियन फोर्स ने इसको अप्रूव किया है, वो फर्स्ट टाइम इसको हमने डिस्प्ले किया है। ओरिजिनल कॉकपिट है जिस पर अंदर जाकर आपको एग्जैक्टली वही फील आएगा जिस तरह से जो ये पायलट है वो बैठता है, किस तरह से वो तमाम चीजों को हैंडल करता है, वो तमाम चीजों की जो जानकारी है वो आप देख सकते हैं। ये MiG-21 का कॉकपिट है और ये आप देख सकते हैं किस तरह से ये MiG-21 का कॉकपिट है, इसको बंद कर दिया गया है। तो आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि पूरा फील है वो यहां पर आएगा। चलिए
अब आपको मिलवाते हैं दिल्ली पुलिस के कांस्टेबल रजत राठौर से, जो रहने वाले हैं मध्य प्रदेश के मुरैना के, और बीते कुछ दिनों से इनकी सोशल मीडिया पर खूब चर्चा हो रही है। चर्चा इसलिए क्योंकि इनकी गायकी को जिसने भी सुना वो इनका मुरीद हो गया, चाहे आम हो या खास, हर कोई इनकी सिंगिंग को खूब पसंद कर रहा है। रजत को गायकी का ये शौक बचपन से ही था, लेकिन पारिवारिक जिम्मेदारियों की वजह से वो दिल्ली पुलिस में नौकरी कर रहे हैं। हालांकि वो अपनी गायकी की वजह से सोशल मीडिया पर खूब छाए हुए हैं। ओ देश मेरे अर्ज़ ये दीवाने की, जहाँ रोज सुहानी की, एक रोज वही मेरी शाम हो। कभी याद करे जो जमाना, माटी पे मर मिट जाना, जिक्र में शामिल मेरा नाम हो। ओ देश मेरे। तन पर पुलिस की वर्दी और होठों पर देशभक्ति के तराने, ये है रजत राठौर, जो दिल्ली पुलिस में है तो कांस्टेबल, मगर सोशल मीडिया पर रजत अपनी शानदार गायकी की वजह से छाए हुए हैं। बात बिगड़ी है इस कदर, दिल है टूटा, टूटे हम। 25 साल के रजत राठौर मध्य प्रदेश के मुरैना जिले के रहने वाले हैं। उन्हें गायकी का ये हुनर उनकी मां से मिला, जबकि रजत के पिता दिल्ली पुलिस में कांस्टेबल थे, और पिता के निधन के बाद रजत पर पारिवारिक जिम्मेदारियों का बोझ बढ़ गया। इस वजह से उन्होंने 19 साल की उम्र में ही पुलिस की नौकरी ज्वाइन कर ली, मगर गायकी के अपने इस हुनर को वो छोड़ नहीं पाए। क्या है ये मामला, जानू ना मैं जानू ना, ओ दिल संभल जा जरा, फिर मोहब्बत करने चला है तू। रजत जितनी ईमानदारी और पेशेवर तरीके से वर्दी का फर्ज निभा रहे हैं, उतनी ही शिद्दत से वो अपनी गायकी के शौक को भी जिंदा रखे हुए हैं। रजत की जिंदगी में कई उतार चढ़ाव भरे दिन आए, लेकिन उन्होंने कभी हालात के आगे घुटने नहीं टेके और वो सुर साधना में लगे रहे। ओ देश मेरे तेरी शान पे सदके, कोई धन है क्या तेरी धूल से बढ़ के, तेरी धूप से रोशन, तेरी हवा पे जिंदा, तू बाग है मेरा, मैं तेरा परिंदा। ओ देश मेरे। जिसका नतीजा ये है कि रजत की गायकी के मुरीद हर आमो खास हो गए हैं। कई बड़े फिल्मी सितारे भी सोशल मीडिया पर उनके गाने सुनने के बाद रजत की तारीफ किए बिना नहीं रह पाए। तेरी आवाज भी उसमें इतना दर्द है, ब्यूटीफुल, एंड आई कैन सी दैट यू आर अ यूनिफॉर्म मैन, एम आई राइट? Lots of good wishes and respect for the work that you're doing. Keep doing good and keep up your talent. Well done. रजत के गाए कई फिल्मी गाने सोशल मीडिया पर मौजूद हैं और अपने इसी हुनर के बूते वो एक नई पहचान बना रहे हैं। द कॉप दैट सिंग्स सोशल मीडिया पर उनकी यही पहचान है। रजत की ख्वाहिश है कि उनका भी एक गाना आए और वो संगीत की दुनिया में अपना नाम कमा सके। अब नौकरी, जिम्मेदारियां और शौक एक साथ चल रहे हैं, लेकिन सपने का आकार बहुत बड़ा है और उम्मीद यही कि ये सपने पूरे जरूर होंगे। कैमरामैन राकेश के साथ मनीष रसिया, गुड न्यूज टुडे, दिल्ली। तो रजत राठौर के सिंगिंग टैलेंट पर ये रिपोर्ट देखने के बाद अब हम आपको मिलवाते हैं रजत से ही। रजत की कहानी उन्हीं की जुबानी सुनते हैं।
नमस्कार, जय हिंद। मैं रजत राठौर, दिल्ली पुलिस में 2017 से कार्यरत हूँ। आपने अक्सर मेरी सोशल मीडिया पे वीडियो देखी होगी गाना गाते हुए, और लोग मुझे कॉप दैट सिंग्स के नाम से जानते हैं। तो मैं मुरैना का रहने वाला हूँ, डिस्ट्रिक्ट मुरैना, मध्य प्रदेश से बिलोंग करता हूँ, और वैसे मैं डेरी में ही रहता हूँ। बचपन से ही गाने गा रहा हूँ। 2000 मुझे याद है कि शायद मैं 8th क्लास में था, 8th स्टैंडर्ड से मैं गाने गा रहा हूँ। गिटार में 9th क्लास से कर रहा हूँ। तो मैं बचपन से ही म्यूज़िक कर रहा हूँ। मेरी माताजी गाना गाती थी, तो उनको सुनते सुनते मैं बड़ा हुआ। तो बचपन से ही कह सकते हैं कि बचपन से मैं म्यूज़िक कर रहा था और सिंगर बनना चाहता था, एक कंपोज़र बनना चाहता था। तो ये बचपन से ही जर्नी शुरू हो गई। थोड़ा बहुत, ज़्यादा नहीं, पर थोड़ा बहुत मैंने शास्त्रीय संगीत थोड़ा बहुत सीखा। मैंने गिटार सीखा, प्रॉपर मैंने गिटार सीखा। थोड़ा बहुत मैं म्यूज़िक बना लेता हूँ। मैंने म्यूज़िक प्रोडक्शन सीखी हुई है, तो मैं थोड़ा बहुत सब कुछ सीखा हुआ है। मध्यम वर्गीय परिवार में, फ्रॉम बीइंग अ मिडिल क्लास फैमिली, आपको गवर्नमेंट जॉब प्रायोरिटी दी जाती है कि आप देखिए ये सब तो ठीक है, लेकिन एक सरकारी नौकरी लीजिए, घर को भी संभालिए। और मेरे पिताजी नहीं है, तो मेरे पिताजी के देहांत के बाद वो जिम्मेदारी मुझ पर थी। तो फिर होता है कि घर परिवार को भी देखना होता है, अपने सपने भी पूरे करने हैं। तो फिर माताजी के कहने पर कि ठीक है, सर नौकरी भी कर लेते हैं। बट तब ऐसा सोचा था, लेकिन अब आई लव माई जॉब, और मुझे दिल्ली पुलिस से उतना ही प्यार है, और जितना मुझे बहुत प्यार दिया है दिल्ली पुलिस ने। मेरी फैमिली में मेरी दीदी है, मैरिड है, और मेरी मम्मी है। तो वही है, बस अभी फिलहाल मैं और मेरी मम्मी रहते हैं। स्टार्टिंग में लगता था, मैं झूठ नहीं कहूँगा, स्टार्टिंग में मुझे लगता था कि शायद मेरा म्यूज़िक ख़त्म हो जाएगा, या मुझे वो क्या कहते हैं, वो चीज़ नहीं हो पाएगी, मेरे सपने अलग हैं। बट धीरे धीरे जब मैंने ट्रेनिंग करी, तो मुझे अपनी यूनिफॉर्म से भी उतना ही प्यार हो गया। मुझे पता चला कि यार ये एक देश की सेवा करना का एक अपना मज़ा है। खाकी पहनना एक अलग ही गर्व की बात है। और तब मुझे जो रिस्पेक्ट मिलनी शुरू हुई लोगों से, जो प्यार मिलना शुरू हुआ, तब से मुझे जितना संगीत से प्यार है, आज मैं उतना ही प्यार अपनी वर्दी से भी करता हूँ। आगे बढ़ते हैं। बात लखनऊ में मंगलवार के दिन मनाए जाने वाले त्योहार बड़ा मंगल की, जो हनुमान जी से जुड़ा हुआ है। राम भक्त हनुमान को मानने वाले यूं तो साल भर महाबली की पूजा अर्चना करते हैं, पर भगवान श्री राम के अनुज लक्ष्मण की नगरी लखनऊ से शुरू हुआ एक पर्व ऐसा है जो कि पूरे 1 महीने तक चलता है। ज्येष्ठ माह के इस हर मंगलवार को बड़ा मंगल मनाया जाता है। ऐसी मान्यता है कि अवध के नवाबों ने ही ये परंपरा शुरू की थी। तब से ज्येष्ठ माह के हर मंगलवार को लोगों के खाने पीने की व्यवस्था लखनऊ और उसके आसपास के इलाकों के अलावा उत्तर प्रदेश के दूसरे हिस्सों में भी होती है। लखनऊ के अलीगंज में मौजूद प्राचीन हनुमान मंदिर की स्थापना के साथ ही शुरू हुई इस परंपरा के निर्वाह के लिए बड़े पैमाने पर बेसन के लड्डू भी बनाए जा रहे हैं, जिन्हें कल हनुमान जी को अर्पित किया जाएगा। ज्येष्ठ महीने के हर मंगलवार को न सिर्फ लोग मंदिर में हनुमान जी के दर्शन करते हैं, बल्कि भंडारे का भी आयोजन होता है, और इसमें जाति या मजहब का कोई भेद नहीं होता। अवध के नवाबों की तरफ से स्थापित अलीगंज मंदिर को अब भी सांप्रदायिक सद्भाव के केंद्र के तौर पर देखा जाता है। महाबली हनुमान को समर्पित अवध का विशेष पर्व बड़ा मंगल मंगलवार को है। ज्येष्ठ माह के प्रत्येक मंगलवार को बड़ा मंगल मनाया जाता है, जिसमें पूरे अवध क्षेत्र में, विशेषकर लखनऊ में छोटे बड़े भंडारे होते हैं। हनुमान जी की कृपा से लोग दूसरों को भोजन कराते हैं। लेकिन रोचक है इसका इतिहास, क्योंकि इसका इतिहास अवध के नवाबों से जुड़ा हुआ है। कहते हैं ये जो हनुमान जी की प्रतिमा है, इसको अवध के नवाबों ने स्थापित कराया था। ये पूरा क्षेत्र अलीगंज कहा जाता है और आलिया बेगम के नाम पर है। नवाब शुजाउद्दौला की बेगम आलिया बेगम को कोई संतान नहीं थी, और जब उन्होंने सपने में देखा, क्योंकि वो हनुमान भक्त थी, तो उनको पता चला कि हनुमान जी की कृपा से ऐसा हो सकता है। हालांकि उसके बीच में भी कई ऐसी घटनाएं हुई उनके साथ, और उसके बाद उनको जब संतान हुई मंगलवार को, तो उन्होंने उसका नाम मंगलू रखा, यानी नवाब सादत अली खान, जिनको मंगली मिर्जा भी कहा जाता है। तो अवध का ये शानदार इतिहास, ये एक तरह से सांस्कृतिक भी एक बात है। और आज भी हम देखते हैं कि लोग यहाँ आकर के हनुमान जी की पूजा अर्चना करते हैं, और इसी मंदिर में यहाँ पर पूजा अर्चना होती है। ये बताइए कि आलिया बेगम, जिन्होंने स्थापना करवाई थी इस मंदिर की भी, हनुमान जी की भी, क्या कहा जाता है, हनुमान जी को लेकर के कहीं और स्थापित करने के लिए ले जाया जा रहा था, लेकिन वो यहीं पर स्थापित होना चाह रहे जी, वो गोमती के उस पार ले जाना चाहती थी। इतिहास इनका आता है कि हनुमान जी जब बिठूर को माता सीता को लक्ष्मण जी छोड़ने जा रहे थे,
तो नगर में प्रवेश नहीं किए थे हनुमान जी, इसीलिए वो लखनऊ के अंदर प्रवेश करना चाहती थी इस मूर्ति की स्थापना, लेकिन हनुमान जी गोमती के उस पार नहीं जाना चाहते थे, इसलिए हाथी यहीं पे बैठ गया और उन्होंने स्वप्न फिर दिया कि मंदिर यहीं बनाया जाए। उन्होंने मंदिर यहीं पे स्थापित किया, बनवा दिया, पुजारी हिंदू रखा जो सेवा करता था हनुमान जी की। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो आज पूरे प्रदेश में बड़ा मंगल मेला चल रहा है वो परंपरा इसी मंदिर की ही देन है। यहीं से परंपरा चालू हुई है जेठ के बड़े मंगल की, जो आज पूरे प्रदेश में क्या पूरे भारतवर्ष में मनाई जा रही है। लोग भंडारे उत्सव कर रहे हैं, वो इसी मंदिर की ही यहाँ। बिल्कुल अवध की अनूठी परंपरा है और कहते हैं कि नवाब बहुत दयालु थे, तो कोई भी भूखा न रहे। खासतौर पर गर्मी का मौसम होता है, बहुत ज्यादा गर्मी होती है ज्येष्ठ के महीने में, इसलिए ये परंपरा उन्होंने शुरू कराई और वो भी इसी मंदिर में, इसी जगह से। अनूठी परंपरा जिसको गंगा जमुनी संस्कृति भी कहा जाता है। अवध के नवाबों ने ये परंपरा शुरू की थी बड़ा मंगल की, और आज भी बड़ा मंगल सबसे ज्यादा लोग जिसको मानते हैं ऐसे पर्वों में से एक है जो महाबली हनुमान के नाम पर होता है, लेकिन उसमें धर्म, जाति, धर्म, मजहब का कोई भेद नहीं होता और जो भंडारा होता है उसमें सभी लोग प्रसाद ग्रहण करते हैं। ऐसी अनूठी परंपरा के साथ बड़ा मंगल का पर्व होता है हर साल। वीडियो जर्नलिस्ट नीरज कुमार के साथ शिल्पी सेन, लखनऊ। दरअसल ज्येष्ठ महीने में बजरंगबली के वृद्ध स्वरूप की पूजा की जाती है, खास महत्व है और ज्येष्ठ के हर मंगलवार को बड़े मंगल के अलावा बुढ़वा मंगल भी कहा जाता है। पुराणों के मुताबिक ज्येष्ठ माह के मंगलवार को हनुमान जी की पहली बार श्री राम से भेंट हुई थी और इसी महीने में उन्होंने भीम का घमंड भी तोड़ा था। कहते हैं कि संसार में जहां बड़ा मंगल के दिन सुंदरकांड का पाठ हो या फिर रामचरितमानस का पाठ होता है, वहां बजरंगबली किसी न किसी रूप में जरूर आते हैं, भक्तों पर कृपा बरसाते हैं और इस मौके पर जगह जगह लोगों के भोजन, लंगर, जलपान का भी प्रबंध करवाया जाता है। मान्यता ये भी है कि बड़ा मंगल पर बजरंगबली की पूजा, व्रत और दान करने से शनि की 7.5 और ढैया की पीड़ा से भी राहत मिलती है। तो अच्छी और सच्ची खबरों में अभी के लिए बस इतना है। टोटल बड़ा